तो इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट आज इसके लिए पूरी दुनिया में आवाज़ उठाया जा रहा है। अब बहुत सारे आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो इजराइल को सपोर्ट करता है या फिर बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो पैलेस्टाइन को सपोर्ट करता है। सबका अपना अपना मर्जी है। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप किसको सपोर्ट करते हैं, फर्क इससे पड़ता है कि आप जिस देश में रहते हैं वो देश किसको सपोर्ट करता है। और इंडिया का स्टैंड हमेशा साफ रहा है, इंडिया ने हमेशा पैलेस्टाइन को सपोर्ट किया है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया का कट्टर दुश्मन है इजराइल, बस इजराइल ने जो पैलेस्टाइन के कुछ जगहों पर कब्जा करके रखा है उस चीज के खिलाफ है। चाहे आप फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ले लो या फिर जो आज के हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनको ही ले लो। इनफैक्ट नरेंद्र मोदी भारत के ऐसे पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने पैलेस्टाइन का दौरा किया था और हाल ही में हमारे देश की तरफ से पैलेस्टाइन के लोगों के लिए मदद भेजा गया है। तो क्या है इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच कॉन्फ्लिक्ट जो पूरा दुनिया और खुद यूएन मिलकर भी इसका कोई सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पा रहा है, जिसकी वजह से सालों साल हजारों सिविलियंस मारे जाते हैं। तो ये कॉन्फ्लिक्ट क्या है और ये शुरू कैसे हुआ है, इसी के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो हमास ने कैसे इजराइल के ऊपर अटैक किया उसके ऊपर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 15th of May 1967. A parade of military might to celebrate 19 years since the founding of the State of Israel. तो ये है इजराइल और ये है पैलेस्टाइन। पैलेस्टाइन दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक का नाम है वेस्ट बैंक और एक का नाम है गाजा पट्टी। और जो ये पूरा वार स्टार्ट हुआ था वो इसी गाजा पट्टी से हुआ था, लेकिन आज इस वार का इम्पैक्ट वेस्ट बैंक तक जा चुका है। तो जेरूसलम जो दुनिया का सबसे पुराने शहरों में से एक है और दुनिया का सबसे कंट्रोवर्शियल एरिया में से एक है, क्योंकि यहाँ पर 3 धर्मों के पवित्र स्थान मौजूद है, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और जूइस। और इन तीनों धर्मों को ही इब्राहिमिक रिलीजन कहा जाता है, क्योंकि इन तीनों धर्मों में ही हजरत इब्राहिम को पैगंबर माना गया है। तो ये है जेरूसलम और ये है अल-अक्सा मस्जिद। इसी के बाजू में है वेस्टर्न वॉल, और वेस्टर्न वॉल यहूदी लोगों के लिए एक पवित्र जगह है। इनफैक्ट पूरे दुनिया में यहूदी लोग कहीं पर भी हो जाए, जब वो लोग प्रे करते हैं तो उनका मुंह वेस्टर्न वॉल की तरफ ही होता है। तो वेस्टर्न वॉल एक्चुअली में पूरा एक टेम्पल हुआ करता था, जिसे पहले टेम्पल माउंट कहा जाता था। तो इसे बनाया था किंग सोलोमन ने, यानी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, जो कि एक पैगंबर थे। इसे बनाया था 1050 बीसी में। तो उस समय इस जगह पर 2 किंगडम हुआ करता था, एक का नाम था किंगडम ऑफ इजराइल और एक का नाम था जुड़ा। लेकिन जब जेरूसलम पर बेबीलोन साम्राज्य का कब्जा होता है तो बेबीलोन साम्राज्य इस टेम्पल माउंट को तोड़ देते हैं। लेकिन बेबीलोन साम्राज्य को हराकर फिर से किसी ने जेरूसलम पर कब्जा किया और उन्होंने इस बार टेम्पल माउंट को फिर से बनाया, जिसकी वजह से इसका नाम पड़ जाता है सेकंड टेम्पल। लेकिन जब जेरूसलम के ऊपर रोमन अंपायर का कब्जा हो जाता है तब रोमन अंपायर ने जूइस लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार किया। इसीलिए जूइस लोगों को अपनी जान बचाने के लिए जेरूसलम से भागना पड़ा और ज्यादातर जूइस लोग यूरोप में जाकर बस गए। और रोमन अंपायर के ही समय जिस जगह पर हजरत ईसा को सूली पर चढ़ाया गया था उस जगह पर एक चर्च बनाया गया और इस चर्च का नाम रखा गया चर्च ऑफ होली साइपल, जो वेस्टर्न वॉल और अल-अक्सा मस्जिद से 2 किलोमीटर दूर है। लेकिन इसके बाद जेरूसलम पर कब्जा हो जाता है ओटोमन अंपायर का, और ओटोमन अंपायर के ही टाइम पर यहाँ पर अल-अक्सा मस्जिद बनाया जाता है। तो ये है अल-अक्सा मस्जिद और ये है रॉक ऑफ द डोम। जी हाँ, ये रॉक ऑफ द डोम है, ये अल-अक्सा मस्जिद नहीं है, अल-अक्सा मस्जिद ये है। अब ये मस्जिद यहाँ पर इसलिए बनाया जाता है क्योंकि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही से जन्नत का सफर किया था। और मुसलमानों के लिए अल-अक्सा मस्जिद मक्का और मदीना के बाद तीसरा सबसे पवित्र जगह है। अब अल-अक्सा मस्जिद के बाजू में ही है वेस्टर्न वॉल। अब जूइस लोग का मानना है कि ये पूरा का पूरा टेम्पल माउंट हुआ करता था और वेस्टर्न वॉल आज एक ही दीवार बचा है टेम्पल माउंट का। लेकिन मुसलमान इस पूरे एरिया को हरम अल शरीफ कहते हैं। लेकिन जब तक यहाँ पर ओटोमन साम्राज्य का कब्जा रहा तब तक यहाँ पर सब लोग मिलजुल कर रहते थे। अब क्योंकि बहुत सारे जूइस लोग जाकर यूरोप में बस गए थे, उनमें से एक आदमी का नाम था लियो, जो कि एक बुक राइटर था। और लियो ने एक बुक के जरिए से यूरोप में एक जियोनिज्म नाम का मूवमेंट स्टार्ट किया। बेसिकली इसका मतलब था कि जूइस लोगों को खुद का एक कंट्री बनाना पड़ेगा, तभी वो लोग आराम से रह सकते हैं, क्योंकि यूरोप में जूइस लोगों के साथ भेदभाव किया जाता था। अब ये सब तो चल ही रहा था, लेकिन 1914 में वर्ल्ड वार 1 स्टार्ट हो जाता है और वर्ल्ड वार 1 में ब्रिटिश एक तरफ था और जर्मनी एक तरफ था, और जर्मनी का साथ दे रहा था ओटोमन एम्पायर। लेकिन अब इसमें ब्रिटिश कैसे पीछे रह सकता था, उनको तो भी कोई साथी चाहिए, इसीलिए उन्होंने जूइस लोगों को अपनी तरफ करना शुरू कर दिया। ये लालच
देकर कि अगर आप हमारा साथ देंगे तो हम आपको एक अलग देश बना कर देंगे। अब जूइश लोगों के पास कोई ऑप्शन बचा ही नहीं था, इसीलिए उन्होंने ब्रिटेन का साथ दिया और ब्रिटेन ये वर्ल्ड वार जीत भी जाता है। इसके बाद ऑटोमन अंपायर खत्म हो जाता है और ऑटोमन अंपायर के ऊपर कब्जा हो जाता है ब्रिटेन का। और जब ऑटोमन अंपायर रूल कर रहे थे तो उस समय पैलेस्टाइन ऑटोमन अंपायर के ही अंडर में आता था। अब क्योंकि ऑटोमन अंपायर खत्म हो गया था इसीलिए अब उसके ऊपर कब्जा हो जाता है ब्रिटेन का। इसके बाद ब्रिटेन ने जैसा जूइश लोगों के साथ वादा किया था वैसा उन्होंने करना शुरू कर दिया। अब जूइश लोगों के पास कोई ऑप्शन था नहीं, क्योंकि हिटलर जूइश लोगों को ढूंढ ढूंढ कर मार रहा था और ऐसा करके हिटलर ने 60 लाख जूइश लोगों को मार दिया था। इसलिए यूरोप में जितने भी जूइश लोग थे वो भाग कर पैलेस्टाइन में आते हैं और पैलेस्टाइन में ही बसना शुरू कर देते हैं। और ये कहना गलत नहीं होगा कि जो आज इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच आग लगा है, कहीं ना कहीं वो आग ब्रिटेन ने ही लगाया था। अब क्योंकि बहुत सारे जूइश लोग इमिग्रेंट्स होकर पैलेस्टाइन में आकर बस रहे थे, इसीलिए बहुत सारे आसपास के अरब कंट्रीज ने इस चीज के खिलाफ आवाज उठाया और जब ब्रिटेन के ऊपर दबाव पड़ा तो ब्रिटेन ने जूइश लोगों के इमिग्रेंट्स पर बैन लगा दिया। अब इस चीज से नाराज हो जाते हैं जूइश लोग और वो ब्रिटेन के खिलाफ ही जंग छेड़ देता है। यानी यहाँ पर ब्रिटेन पूरी तरह फंस गया था। अगर वो इमिग्रेंट्स को आने देंगे तो अरब कंट्रीज नाराज हो जाएगा, अगर वो इमिग्रेंट्स को नहीं आने देंगे तो खुद जूइश लोग ही नाराज हो जाएंगे और उनके खिलाफ जंग छेड़ देगा। और ऊपर से ब्रिटेन ने जूइश लोगों के साथ वादा किया था कि जूइश लोगों को एक अलग स्टेट दिया जाएगा। इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट बोला कि ये मुझसे ना हो पाएगा और इसीलिए उन्होंने ये पूरा काम यूएन को सौंप दिया। इसके बाद यूएन में पार्टीशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए इसके ऊपर वोटिंग होता है, लेकिन ज्यादातर कंट्रीज ने पार्टीशन होना चाहिए इसके ऊपर वोट किया था। और उस समय इंडिया ने पार्टीशन नहीं होना चाहिए इसके ऊपर वोट किया था और इंडिया ऐसा लौथा नॉन मुस्लिम कंट्री था। अब क्योंकि ज्यादातर कंट्रीज ने पार्टीशन होना चाहिए इसके ऊपर वोट किया था, इसीलिए 1947 में पैलेस्टाइन को 2 कंट्री में बांटा जाता है, जिसके बाद बनता है इजराइल। और यूएन ने कौन सा गांजा फूंक कर ये पार्टीशन किया था आज तक तो किसी को समझ में आया नहीं। क्योंकि आप पहले पार्टीशन होने से 1 साल पहले का मैप देखिए, आप जो ये व्हाइट डॉट देख रहे हैं यहीं पर जूइश लोग रहते थे, लेकिन जूइश लोगों को वो एरिया भी दे दिया जाता है जहां पर जूइश लोग रहते तक नहीं थे। अब पैलेस्टाइन का 45% एरिया जूइश लोगों को दिया जाता है और 43% एरिया पैलेस्टाइन लोगों को दिया जाता है और बाकी बचा 3% एरिया जो कि था जेरूसलम, यूएन उसे अपने कंट्रोल में रखता है। और जैसा मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, जेरूसलम 3 धर्मों के पवित्र स्थान मौजूद है, इसीलिए यूएन ऐसा करता है। अब इस पार्टीशन के बाद जूइश लोग तो बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि ऑब्वियसली बात है उन्हें अपना कंट्री जो मिल गया था, लेकिन इससे अरब कंट्रीज बिल्कुल भी खुश नहीं था। इसीलिए अगले ही दिन अरब कंट्रीज ने इजराइल के ऊपर हमला कर दिया और सबको यही लग रहा था कि इजराइल ये जंग हार जाएगा, लेकिन हो जाता है इसका उल्टा। अरब कंट्रीज तो ये जंग हारता ही है, ऊपर से यूएन ने जो पैलेस्टाइन देश बनाया था उन बहुत सारे एरिया को इजराइल अपने कब्जे में कर लेता है। यानी इस जंग के बाद ना ही नुकसान इजराइल को हुआ और ना ही अरब कंट्रीज को, इसमें सबसे ज्यादा नुकसान तो पैलेस्टाइन लोगों का हुआ। और इजराइल के कब्जा करने के बाद बाकी बचे एरिया पर यानी वेस्ट बैंक पर जॉर्डन कब्जा कर लेता है और गाजा पट्टी पर इजिप्ट कब्जा कर लेता है। यानी इस जंग के बाद पैलेस्टाइन देश था ही नहीं, पूरी तरह खत्म हो गया था, क्योंकि एक तरफ जॉर्डन ने वेस्ट बैंक के ऊपर कब्जा कर लिया और एक तरफ इजिप्ट ने गाजा पट्टी के ऊपर कब्जा कर लिया और बाकी का पूरा एरिया इजराइल ने कब्जा कर लिया। इसके बाद 7 लाख पैलेस्टाइन लोगों को अरब कंट्रीज में जाकर रेफ्यूजी बनकर रहना पड़ता है। फिर 1967 में फिर एक जंग होता है अरब और इजराइल के बीच जो 6 दिन तक चलता है, लेकिन पिछले जंग की तरह ये जंग भी अरब कंट्रीज हार जाता है और इस बार इजराइल वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी और जॉर्डन के कुछ एरिया और इजिप्ट के इस पेनिनसुला पर कब्जा कर लेता है। लेकिन 1964 में पैलेस्टाइन के लोगों को एहसास होता है कि इन जंग के चक्कर में नुकसान तो सिर्फ उन लोगों का ही हो रहा है, इसलिए हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए और कुछ इस तरह शुरुआत होता है पीएलओ का। पीएलओ का फुल फॉर्म होता है पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसीलिए 1974 में पीएलओ को यूएन में रिकॉग्नाइज किया जाता है, यानी अब से पैलेस्टाइन के लोगों का रिप्रेजेंटेटिव होगा पीएलओ। और अगले 10 सालों तक इजराइल का कंट्रोल रहता है वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में और इन 10 सालों के अंदर बहुत सारे इजराइल के सिटीजन वेस्ट बैंक में जाकर परमानेंटली बसने लगते हैं और इनमें उनका इजरायली गवर्नमेंट मदद करता है। लेकिन इधर इजिप्ट इजराइल के साथ समझौता कर लेता है, जिसके बाद इजराइल ने जो एरिया कैप्चर करके रखा था इजिप्ट का उसे वापस कर देता है। लेकिन अब फॉरवर्ड करते हैं 1992 में, उस समय इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं इसहैक रबीन। इसहैक रबीन इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था उसे खत्म करना चाहता था और इसहैक रबीन का भी मानना था कि पैलेस्टाइन के लोगों को उनका देश मिलना चाहिए। इसीलिए
1993 में दोनों देशों के बीच कैसे बंटवारा होना चाहिए इसके ऊपर बातचीत होता है। इसलिए 1993 में दोनों देशों ने मिलकर इस प्रॉब्लम का हल ढूंढने की कोशिश किया था और इसको नाम दिया जाता है ओस्लो अकॉर्ड। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, क्योंकि जब इजराइल के कब्जे में था वेस्ट बैंक, तब उस समय इजराइल के बहुत सारे सिटीजन वेस्ट बैंक में जाकर घर बनाकर बस गए थे। इसीलिए डिसाइड किया गया कि वेस्ट बैंक को 3 एरिया में डिवाइड किया जाएगा, एरिया ए, बी, सी। एरिया ए जिस पर पूरी तरह पीएलओ का कंट्रोल होगा, और एरिया बी जिस पर पीएलओ और इजरायली गवर्नमेंट दोनों का कंट्रोल होगा, और एरिया सी जिस पर पूरी तरह इजराइल का कंट्रोल होगा। लेकिन अगर ऐसा होता भी तो पैलेस्टाइन को सिर्फ कुछ ही गिने चुने जमीन का टुकड़ा मिल पाता। अब जैसे हमारे देश में कुछ कट्टरवादी लोग रहते हैं, वैसे ही इजराइल में भी कुछ कट्टरवादी लोग रहते हैं। और 1995 में इजराइल के प्राइम मिनिस्टर इसहैक रबीन को एक कट्टरवादी सोच वाला आदमी गोली मार देता है। इन कट्टरवादी लोगों का सोच है कि थोड़ा भी जगह नहीं मिलना चाहिए पैलेस्टाइन के लोगों को, क्योंकि ये पूरा का पूरा देश ही इजराइल का है, इसीलिए हम क्यों कॉम्प्रोमाइज करें। अब इधर पैलेस्टाइन में भी कुछ कट्टरवादी लोग रहते हैं जिनका मानना है कि ये इजराइल देश है ही नहीं, ये पूरा का पूरा एरिया ही पैलेस्टाइन का है। और यही कट्टरवादी लोग मिलकर बनाते हैं हमास मिलिटेंट ग्रुप। इसी के बाद से दोनों देशों के बीच सिचुएशन खराब से खराब होते जा रहा है। अब 2006 में हमास पैलेस्टाइन में इलेक्शन लड़ता है और हमास ये इलेक्शन जीत भी जाता है। लेकिन 2007 में पैलेस्टाइन में बैटल ऑफ गाजा होता है। बेसिकली हमास और पीएलओ दोनों आपस में लड़ रहे थे, क्योंकि पीएलओ को हमास का नियत के बारे में पता था। इसीलिए पीएलओ हमास को वेस्ट बैंक से जड़ से ही उखाड़ फेंक देता है, जिसके बाद पैलेस्टाइन 2 हिस्सों में बढ़ जाता है, वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी। वेस्ट बैंक पर तो पीएलओ का कंट्रोल है, लेकिन गाजा पट्टी पर पूरी तरह कंट्रोल है हमास का। और हाँ, पीएलओ चाहे तो इजरायली गवर्नमेंट के साथ बैठकर बात कर सकता है, लेकिन हमास ऐसा नहीं कर सकता है, क्योंकि हमास का मानना है कि इजराइल देश है ही नहीं। तो हमास ने 7 अक्टूबर को क्या किया था उसके ऊपर हमने ऑलरेडी इस वीडियो में बात किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये था कंप्लीट हिस्ट्री इजराइल और पैलेस्टाइन का। अगर इसमें कुछ मिस्टेक हो गया है तो आप मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।